नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। कल हमने पढ़ा था भारत के बारे में, ठीक है, अपने देश के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है। भारत में कौन कौन से मौसम पाए जाते हैं, भारत में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वन्य प्राणी कौन कौन से पाए जाते हैं। आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हम मौसम के बारे में हमेशा अखबारों में सुनते रहते हैं, समाचारों में। मौसम होता क्या है? ये मौसम वायुमंडल में जो भी दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, ठीक है। जैसे किसी दिन ठंडी, किसी दिन गर्मी, किसी दिन बरसात, ऐसे जो होता है, ये जो दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? ये मौसम हमारा होता है कि आज हमारा मौसम गर्म था, आज मौसम ठंडा था। इन्हीं सब चीज़ों को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है, ठीक है। मौसम कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है, ठीक है। मौसम सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? जो भारत में मौसम पाए जाते हैं, ये सामान्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ठंडा मौसम, जो कब से कब तक होता है? दिसंबर से फरवरी तक के माह में पाया जाता है। दूसरा मौसम मार्च से मई तक का, ये गर्म, इसको गर्म मौसम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम गर्मी कहते हैं। फिर जून से दिसंबर तक के बीच में मानसून का मौसम पाया जाता है। जब बारिश आनी शुरू होती है तो हम क्या कहते हैं? मानसून आ गया है, तो वो मानसून का मौसम होता है। और अक्टूबर नवंबर में मानसून क्या होता है? लौटने लगता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? शरद ऋतु कही जाती है, जब मानसून वापस लौटने लगता है। अब हम एक एक करके सारे मौसम के बारे में देखते हैं कि शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु में होता क्या क्या है। शीत ऋतु जैसे होती है, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें क्या होती है कि ये हमेशा सीधी नहीं पड़ती हैं पृथ्वी पर, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि मौसम हमारा कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है, शीत ऋतु जिसे कहते हैं। हमने ग्लोब जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक टाइम पर वहाँ पर हमने देखा था मौसम कैसे बदलते हैं। कभी कभी ध्रुव, सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव पर पूरी तरीके से आती हैं और कभी कभी दक्षिणी ध्रुव पर पूरी तरीके से आती हैं। इसी तरीके से मौसम परिवर्तित होता रहता है। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो, और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु क्या होता है? गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें क्या होती हैं कि ये अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है और दिन के समय में एवं गर्म और शुष्क पवन बहती रहती है, जिस पवन को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। सूर्य की किरणें क्या होती हैं गर्मी के मौसम में? ये एकदम पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। इसी से ही हमारा तापमान बढ़ता है और हमें गर्मी का एहसास होता है। दिन के समय में इस वक्त क्या होता है कि कुछ गर्म और शुष्क हवाएं बहती रहती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम कैसे होता है? ये मानसून जो होता है वर्षा का, ये मौसम क्या होता है कि जब बारिश धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे कहाँ से बढ़ती है? बंगाल की खाड़ी से, मतलब समुद्र की ओर से जब ये मौसम स्थल की ओर आगे की तरफ आती है तो ये अपने साथ क्या लेके आती है? बारिश का मौसम लेके आती है। मानसूनी पवनें जो होती हैं, ये क्या करती हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं और अपने साथ क्या लाती हैं? नमी, पानी की कुछ बूंदें अपने साथ ले आती हैं। और जब ये पवन ये पहाड़ों से टकराती हैं तो क्या होता है? वर्षा होती है। मतलब कि जो मानसूनी पवनें जो होती हैं वो जब समुद्र से स्थल की ओर आती हैं और पहाड़ों से टकराती हैं तो क्या होता है? वर्षा होती है। ये होता है। और ये इसके बाद कौन सा है? मानसून के लौटने का मौसम या फिर शरद ऋतु। इस समय क्या होता है? शरद ऋतु। अब लौटने का मौसम, जैसे हमने देखा कि वर्षा का मौसम आता है तो लौटने का मौसम क्या होगा कि इस समय पवन क्या होता है कि ये अब उल्टा हो जाता है। स्थल भागों से लौट कर ये वायु किधर की ओर जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम हो जाता है। भारत के दक्षिण भागों में, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, इस मौसम में वर्षा होती है, ठीक है। जब जो भारत का जो दक्षिणतम भाग है वहाँ पर मौसम के लौटते वक्त वर्षा होती है, और जो भारत का उत्तर का भाग है उस समय जब मौसम आता है तब वर्षा होती है। अब हमने पढ़ा कि मौसम क्या होता है, ठीक है। दिन प्रतिदिन की मौसमी घटनाओं को ही क्या कहा जाता है? मौसम। दिन प्रतिदिन का तापमान और घटक जो भी होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है मौसम। अब हम देखते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों तक मापी गई मौसम की औसत दशा।
मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु। कभी कभी क्या होता है दिन प्रतिदिन किसी साल गर्मी किसी साल ठंडी, तो जब ये कई सालों तक चलता है तो इनका एक औसत निकालने के बाद जो भी चीज़ें हमें मिलती है उन्हीं को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। ठीक है, भारत की जो जलवायु है उसे क्या कहा जाता है? ये मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इसको मोटे तौर पर ये कैसे है? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु कैसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का मानसून जो है हमेशा मौसम में ज़्यादातर वर्षा या शरद ऋतु पाई जाती है। ठीक है, भारत की जो जलवायु है इसको क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु में मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। ठीक है, मौसम का मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ ही होता है मौसम। भारत की स्थिति कैसी है? ये उष्ण कटिबंध में होने के कारण कैसी है? उष्ण कटिबंध में होने के कारण यहाँ पर अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से ही होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत में कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। ठीक है, जो भी कृषि हम करते हैं वो किस पर निर्भर है? वर्षा पर ही निर्भर है। और अच्छे मानसून का मतलब है कि वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, और वर्षा ज़्यादा होगी तो फसलों का उत्पादन भी बहुत ही ज़्यादा होगा। और किसी स्थान की जलवायु जो होती है वो जलवायु किस पे निर्भर करती है? वहाँ की स्थिति, वहाँ की ऊंचाई, वो उस स्थान की समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। उच्चावच मतलब कि वहाँ की दशाएं कैसी हैं। ठीक है, वहाँ की जलवायु स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए जो होता है कि भारत की जलवायु में कैसी क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है, मतलब कहीं कहीं पर भारत में हर जगह भारत की जलवायु अलग अलग पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है कि राजस्थान के मरुस्थल जैसलमेर में तथा बीकानेर में बहुत ही गर्म स्थान है, जबकि जम्मू और कश्मीर में क्या होता है कि कभी कभी द्रास और कारगिल के इलाकों में हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है, ये ठंडा होता है। तो ये किसके कारण होता है? स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी के कारण होता है। तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई और कोलकाता जो तटीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ की जलवायु हमेशा कैसी होती है? यहाँ की जलवायु हमेशा मध्यम होती है। यहाँ ना ही अधिक गर्मी पड़ेगी कभी और ना ही अधिक ठंडी पड़ेगी। समुद्र तट पर होने के कारण ये क्या होते हैं? ये स्थान बहुत ही अधिक आर्द्र होते हैं। आर्द्र मतलब जहाँ पर नमी, इनकी हवाओं में नमी होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? ये मेघालय के मौसिनराम में होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। और जो कि जैसे कि हमने राजस्थान में देखा, जैसलमेर और बीकानेर में कभी कभी क्या होता है कि यहाँ किसी किसी साल वर्षा ही नहीं होती, एक एक सालों तक। अब हमने मौसम देख लिया, जलवायु देख ली कैसे होते हैं, मौसम कैसा होता है। अब हम देखेंगे कि वनस्पतियाँ, भारत की वनस्पतियाँ कैसी हैं। ठीक, भारत की वनस्पतियों में हम कई प्रकार के जीवन पादप जीव देखते हैं। जैसे कि कुछ क्या होते हैं, घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ ऐसे छोटे पौधे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? झाड़ी। जो छोटे पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? झाड़ी। हम इस इमेज को अगर देखें तो इस इमेज में हमें पूरे तरीके से समझ में आएगा। जो ये छोटे पौधे हैं, ये छोटे छोटे, इनको क्या कहा जाएगा? झाड़ी वाली परत। फिर उससे जो थोड़े बड़े होते हैं, यहाँ पर ऊंचाई से अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा, झाड़ियों से जो ऊपर थोड़े ऊंचे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तरुण वृक्ष। ठीक है, और जो 40 मीटर तक की ऊंचाई पर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वितान। और जो सर्वाधिक ऊंचाई पर, लगभग 60 मीटर तक की ऊंचाई पर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उद्गामी परत। ठीक है, जैसे झाड़ियाँ में क्या हो जाता है, जैसे कि कैक्टस और फूलों वाले पौधे, ये सब किस में आते हैं? ये झाड़ियों में आते हैं। और जो बहुत अधिक लंबे वृक्ष होते हैं उनमें से जैसे कुछ की शाखाएं और जिनमें पत्तियां होती हैं, जैसे कि कौन कौन से पौधे हैं? नीम, आम, इनकी बहुत सी शाखाएं और पत्तियां होती हैं। ठीक है, नीम, आम और नारियल, इन सबको क्या कहा जाता है? इन सबको वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पतियाँ। मतलब कुछ हम पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे बिना मनुष्य की सहायता से प्राकृतिक रूप से घास और झाड़ियाँ या कुछ पौधे जो उग जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, अब ये हो गई प्राकृतिक वनस्पतियाँ। और वनों की आवश्यकता हमें क्यों होती है? वनों की आवश्यकता से हमें इस इमेज को अगर हम देखेंगे तो हमें पूरा वृक्षों की आवश्यकता क्या होती है, इनसे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो उसके बारे में हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि इसकी जड़ें क्या करती हैं? ये मिट्टी को बांधे रखती हैं। वृक्षों से ही हमें रबड़ की प्राप्ति होती है। इमारती लकड़ी कहाँ से मिलती है? वृक्षों से। वृक्ष क्या होते हैं? ये वन्य जीवों का क्या होते हैं? प्राकृतिक आवास होते हैं। ठीक,
गोद और लाख ये हमें कहाँ से मिलता है? वृक्षों से। वृक्षों से ही हमें क्या मिलते हैं? फल मिलते हैं। शहद कहाँ मिलता है? मधुमक्खियों से, और ये मधुमक्खियों के छत्ते कहाँ पर लगे होते हैं? वृक्षों पे ही लगे होते हैं। इन्हीं वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। वृक्षों से ही हमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। आश्रय के लिए लकड़ियाँ ये आदि कहाँ से मिलती हैं? वृक्षों से ही मिलती हैं। पशुओं के लिए चारा भी वृक्षों से ही मिलता है। और ईंधन, खाना बनाने के लिए हम लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, वो ईंधन हमें कहाँ से मिलता है? वृक्षों से ही मिलता है। खेल का सामान आदि बनाने के लिए हम किनका प्रयोग करते हैं? लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। ये भी फर्नीचर आदि हम बनाते हैं इन्हीं वृक्षों से। तो अब यहाँ से हमें समझ में आएगा कि वृक्षों की आवश्यकता हमें क्यों होती है। इन सब सारी चीज़ों के लिए हमें वृक्षों की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है। मिट्टी की जो होती है, मिट्टी, वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। ठीक है। और मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद ये सब हमें वृक्षों से ही मिलते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास ये सब होते हैं। तो हमें क्या होता है कि पेड़ के महत्व के बारे में हमें ये सारी जानकारी होनी चाहिए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो होती हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। पौधे लगाने चाहिए, अधिक पौधे लगाने चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। ठीक है। वन महोत्सव जैसे होते हैं, अधिक से अधिक किसी दिन वन महोत्सव मानकर बहुत अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए हमें। ठीक। और ये वृक्षों के उपयोग के बारे में हमने पढ़ा। अब वन्य प्राणी क्या होते हैं? ठीक। वन्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का क्या होता है? निवास स्थान होता है। जो कि वन निवास स्थान होता है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का, वो कहाँ होता है? वो वृक्षों पर या फिर वनस्पतियों पे ही ज़्यादातर रहते हैं। हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप जो रेंगने वाले जीव होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? सरीसृप। उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, कीट और कृमियों का निवास स्थान ये सारे कहाँ होते हैं? ये पेड़ पौधे ही होते हैं। बाघ जो है ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये वन्य प्राणी में अगर हम देखेंगे तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये देश के कई सारे भागों में पाया जाता है, जैसे कि गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान है। ये कहाँ पर है? गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान है। हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है। और एक सींग वाले गैंडे, हाथी और एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में पाए जाते हैं। कुछ जगह जैसे केरल और कर्नाटक में भी कुछ हाथी पाए जाते हैं। ऊँट जो कि कहाँ पे पाया जाता है? ये ज़्यादातर रेगिस्तान में पाया जाता है, इसे रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। जंगली गधा ये सब कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ठीक। जैसे कि जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे कि बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय या चीतल इत्यादि। ये सब हमारे देशों में पाए जाते हैं। इन्हीं सबको क्या कहा जाता है? वन्य प्राणी। जो पक्षी होते हैं बहुत से, इन पक्षियों की भारत में बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम क्या है? मोर। ठीक है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में और कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? जैसे तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि। ये सारे क्या भारत में पाए जाते हैं। बहुत से राष्ट्रीय पक्षी, हम पक्षी उद्यान भी बहुत से बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, जहाँ पर क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है कि इन पक्षियों को रखा जाता है, उनको प्राकृतिक निवास प्रदान किया जाता है। ठीक है। उद्यान क्या होता है? ये शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। इन्हीं लिए इन उद्यानों का निर्माण सरकार करती है। बाघ जो है इसको हम राष्ट्रीय पशु कहते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। ये देश के कई सारे विभिन्न भागों में पाया जाता है। ठीक। अरे ये एक ही स्लाइड 2 बार लग चुकी है, कोई बात नहीं। ठीक है। भारत में सांपों की बहुत सारी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? कोबरा और करैत, ये दोनों प्रमुख हैं। वनों को काटने के लिए हम क्या करते हैं? जानवरों का शिकार करते हैं। ठीक है। जानवरों का शिकार हमें नहीं करना चाहिए। वन्य जीव और वन्य प्रजातियों जो तेज़ी से घट रही हैं, इनकी प्रजातियां समाप्त, कुछ की तो प्रजातियां समाप्ति भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है? बहुत सारे नेशनल पार्क बना रही है, पशु विहार बना रही है और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी बना रही है। वर्तमान में कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? अभी 18। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बहुत सारी बाघ परियोजनाएं और हस्ती परियोजनाएं
जैसे कई सारी परियोजनाएं सरकार क्या करती है, समय समय पर शुरू करती रहती है इन सारे वन्य जीवों को बचाने के लिए। ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण हमें करना चाहिए, इनमें हमें अपना हाथ बटाना चाहिए वन्य जीवों के संरक्षण में। ठीक है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी जो जानवरों की अंगों से बने हुए सामान होते हैं, उनकी हड्डी, सींग और पंख से बने पदार्थ, इन सबको हम खरीदने से मना कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वन्य जीवों का संरक्षण हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पहले सप्ताह, अक्टूबर का जो भी पहला सप्ताह होगा उसे हम वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अब देखते हैं प्रवासी पक्षी क्या होते हैं। कुछ पक्षी जो होते हैं जैसे कि पिंटल, बतख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ये क्या है, ऑस्प्रे, लिटिल, स्टिंक्ट, ये सारे क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। और सबसे छोटा लिटिल स्टिंट, जिसका वजन लगभग कितना होता है, 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। ठीक, इन्हीं को कहा जाता है, जो पक्षी दूसरे देशों से हमारे देश में रहने के लिए कुछ वक्त के लिए आते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्रवासी पक्षी कहा जाता है। तो यहीं पर हमारा ज्योग्राफी क्लास 6 पूरा कंप्लीट होता है। अब हम धीरे धीरे शुरू करेंगे ज्योग्राफी क्लास 7th का, और फिर उसी के साथ हिस्ट्री की भी अब हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।